हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे फ्रेंड्स की सबसे बड़ी समस्या भी जो है वो ज्योमेट्री ही है, इसलिए मैं आप सभी के सामने जो है वो ज्योमेट्री को क्लियर कर रहा हूँ। ज्योमेट्री के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय है और बहुत ही कम समय में बहुत अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट क्या होता है तो आप पॉइंट कहिएगा कि पॉइंट में ना तो डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट में क्या नहीं होता? डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी तरह का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनल लेस होता है पॉइंट। अगर बिंदु की बात किया जाए तो कहने का मतलब ना लेंथ होगा ना ब्रेथ होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। अब आ जाइए लाइंस किसे कहते हैं। अगर हमें ये पूछा जाए कि लाइंस क्या होता है तो लाइन में जो है वो एक आयाम होता है। लाइन में क्या होता है? एक आयाम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जिसके दोनों ओर जहां तक हो सके वहां तक बढ़ाया जा सके उसे हम लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चलेंगे। एक पॉइंट और है आपके सामने, वो है लाइन सेगमेंट। ये थोड़ा आप समझा देते हैं क्योंकि बेसिक जानकारी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो हम चैप्टर पे आएंगे, पॉइंट्स पे आएंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है मतलब रेखाखंड क्या होता है? ये रेखा है और इसमें से जो काटा गया ये, इसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशन होगा इसमें, क्लियर। यहाँ तक तो किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, आपको अगर एंगल के बारे में बात किया जाए, एंगल कोण के बारे में बात किया जाए तो जब दो जो भुजाएं एक जगह आकर के जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है उस पॉइंट का नाम है आपका वर्टेक्स, मतलब शीर्ष उसको कहते हैं। और जहां पे दोनों भुजाएं आपस में मिलती है उस जगह जो स्पेस बनता है ये, इसे हम क्या कहते हैं? आपको कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोण में अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को मैंने समझा दिया। अगले पार्ट की ओर चलेंगे और अगला है आपका टाइप्स ऑफ लाइन्स हम लोग करने वाले हैं। तो बिना टाइम लैप्स किए हुए हर एक पॉइंट को मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे जो है वो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस मतलब रेखाओं के प्रकार के बारे में हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं, जो क्या होता है। तो पहला जो है वो है आपका कोप्लेनर लाइंस। क्या कहते हैं इसको? प्लेनर लाइंस कहते हैं, यानी सम या सहपृष्ठीय, इसको हिंदी में हम कहेंगे पृष्ठीय रेखाएं, और आसान होगा कि आप इंग्लिश में ही याद कर लें, ठीक है। कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। तो कोप्लेनर लाइंस जो है जिसको हम सम या सह पृष्ठीय रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रेखाएं क्या हो कि समान पृष्ठ पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे हम, और नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है आपका करेंट लाइंस, जिसको हम संगामी रेखाएं कहते हैं। रेखाएं ऐसी रेखाएं जो समान बिंदु से होकर के गुजरती है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को हम कहेंगे आपको कंक्रीट, मतलब संगामी रेखाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। एम कुछ भी, ये रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही है, इसलिए इसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट लाइंस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ति करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जो पॉइंट है, वो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को जो है वो मतलब एक दूसरे को क्या करता हो? प्रतिच्छेद करता हो। ऐसी रेखाएं जो क्या करता हो
कि दो रेखाओं को जो क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता हो, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, समांतर रेखाएं हम समझेंगे। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा तो सभी आदमी जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको जानकारी के लिए समझा दे रहे हैं। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जिसके बीच का दूरी क्या हो, समान हो। सबसे पहला फैक्ट आप यही दिमाग में रखेंगे। तो ये जो रेखाएं हैं, एक का नाम L और एक रेखाओं के नाम जो है वो है आपका M। तो L और M दोनों क्या है, समानांतर, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका बराबर है। तो अभी जो है वो मैं समझा रहा था आपको रेखाओं के बारे में, और इसको जो ये कट करेगा, इस रेखा का नाम है त्रिअक्षेदी रेखाएं, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो ये सारे लाइंस के बारे में आप लोगों ने आसानी पूर्वक जान गया होगा कि कौन कौन सा लाइंस है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम आते हैं एंगल के प्रकार के बारे में, फटाफट एक बार जानकारी प्राप्ति कर देते हैं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में बेसिक भी क्वेश्चन होंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा, अगर उसके डिफिनीशन नहीं पता होगा, फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप एक एक फैक्ट को आप समझिए, मैं सारी जानकारी जो है वो वीडियो में प्रदान करने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है आपका एंगल, ANGLE, मतलब कोण। क्लियर? इसको आप किसी भी चीज से, जैसे उसके बाद ये 2D है, 2D डायमेंशन है, इसके बारे में तो बता दिया पहले ही, क्योंकि आप देखिए 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, 2D डायमेंशन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एंगल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, यानी कोण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में हम बात करेंगे, एंगल जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो क्या हो, ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो, जिसका मान क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका मान जो है वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो है समकोण। एक फैक्ट और आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, समकोण। तो समकोण किसे कहेंगे, ऐसा कोण जिसका 90 डिग्री का कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण। उसके बाद जो फैक्ट है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है, जिसका क्या हो, जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, इसे हम कहते हैं अधिक कोण। जैसे देखिए 180 डिग्री पूरा ये प्लेन होता है, तो इससे छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे ये बना दिया। ये 120 डिग्री का जो कोण है उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, यानी अधिक कोण कहेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट्स के मतलब टाइप्स ऑफ एंगल के अगले पार्ट में हम चलते हैं, और अगला नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेट लाइंस। अगला है आपका स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ति करेंगे। स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, ऋजु कोण कहते हैं इसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण, ठीक है, जिसमें क्या हो 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ऋजु कोण हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और है ध्यान रखिएगा, एक है परावर्ती कोण क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। परावर्ती कोण क्या होता है, ठीक है, जो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन ऐसा कोण जो क्या हो 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्ती कोण कहेंगे, या फिर आप उसे रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए
कि ये है, तो ये जो कोण होगा इसको आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये जो पीछे वाला कोण है वो 300 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, आपको कोटिपूरक कोण या कोटिपूरक ने संपूर्ण कोण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल भाई साहब किसे कहते हैं, इस पर क्या हो 360 डिग्री का कोण, इसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे और यहां से आपके एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन आने की चांसेस है। यहां तक मैंने आपको लाइंस के बारे में बता दिया, टाइप्स ऑफ लाइंस क्या है, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स भी बता दिया। अब जो हम समझाने वाले हैं वो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आने की चांसेस है, इसलिए आइए हमारे साथ, आपको एक एक फैक्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाएगा ज्योमेट्री से। मैं पहले बेसिक से जीरो से लेकर हीरो तक सारी चीजों को कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, या इसी को आप कोटिपूरक कोण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोण, यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे ए है बी है, तो मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो इसे आप क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, मतलब पूरक कोण कहते हैं। एक कोण है आपका समपूरक, एक होता है समपूरक कोण। तो संपूरक कोण जो है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसमें क्या हो, दो कोणों का योग, क्या हो, एक कोण दो कोण। मान लीजिए A1 B1 है, तो A1 प्लस B1 इक्वल टू जो होगा वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं संपूरक कोण। यहां तक आप लोगों ने आसानी पूर्वक समझ गया होगा। अगले कोण की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो है वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक जगह मिलती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोण, तो ये ए मान लीजिए ये बी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये कोण मतलब सी और डी है, तो सी और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, आपको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अब आ जाइए हम थोड़ा रिटर्न, यहां तक समझ में आ गया। ये सारे आपके थ्योरी है, और आपको अगर थ्योरी, आपको मान लीजिए कि जैसे बाकी सारे पार्ट्सों में फॉर्मूला होता है, वैसे ही ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी डील करवाया आपको, ये सारे फॉर्मूला के रूप में काम करेगा। तो आइए हम एक एक पार्ट को और समझते हैं, और जो भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्टों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझाएंगे आपको संगत कोण क्या होता है, और इसी में सारी चीजों को मैं आपको कवर करवा दूंगा, इस बात का गारंटी दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा संगत कोण। देखिए संगत कोण कहाँ बनता है भाई, संगत कोण बनता है आपको एक समांतर रेखा में। क्लियर। तो समांतर रेखा में गौर करिएगा कि अगर मान लो ई एल है रेखा और ये एम है, तो एल और एम दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, ये रेखाएं दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। तो एकांतर कोण क्या होगा, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने क्या किया, ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कुछ भी रखो, दूर रख दिया, यहाँ पे आपको 3 मैंने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 रख दिया, कुछ भी ले लीजिए, 7 रख दिया, 6 लिख दिया, 6 7, ठीक है, 2 8 रख दिया, यहाँ पे एक बचा आपका 4 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, जो इच्छा हो रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जैसे भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संगत कोण में जब एक रेखा को, जब समांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा काट रहा है, तो यहाँ पे गौर करिए कि कोण ए बराबर क्या हो रहा है, कोण 3 होगा। कोण 1 बराबर क्या होगा, 3। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको संगत कोण, तो 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा, 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा, सॉरी 1 बराबर क्या होगा, 2, ये और ये बराबर, ठीक है। उसके बाद 3 बराबर क्या होगा, 4 होगा, 3 बराबर क्या होगा, ये और ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह आ जाइए आप, 5 और 6 बराबर होगा, 5 और 6 क्या होगा,
बराबर, 5 और 6 बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह आपको 8 और 7 बराबर होगा, 7 बराबर क्या होगा 8। ये जो आपने कोण देखा, ये सारे कोण आपको संगत कोण था। ध्यान दीजिए, ये कोण, 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 ये सारे कोण जो था वो संगत कोण था और ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण ऐसे ही समझिए, ठीक है। ये एक क्या है, समांतर रेखा है, एल समांतर क्या है, एम है, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, जो इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पुनः फिर 1, यहाँ पे मैंने आपको 2 रख दिया, यहाँ पे आपको मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, 5 रख दिया, यहाँ पे 7 रख दिया, जिससे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसमें एकांतर कोण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक एकांतर कोण और दूसरा होगा बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। 2 प्रकार के एकांतर कोण होंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 1 बराबर 3, ये देखिए एकांतर, एकांतर ऐसे, ठीक है, 1 को छोड़ के ऐसे, क्लियर। और 3 बराबर क्या होगा 4, इसको छोड़ के ये, तो ये एकांतर जो है वो आंतरिक है। तो आंतरिक एकांतर की बात करें, आंतरिक एकांतर की अगर बात करें तो देखिए 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, 3 बराबर क्या 4, तो ये आपका हो गया आंतरिक एकांतर कोण। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाह्य एकांतर कोण की जब हम बात करते हैं, बाह्य एकांतर कोण की बात करेंगे तो ये देखिए ये कोण, ये कोण के बराबर, गौर करिए, ये और ये, तो 5 बराबर कितना 6, और ये और किसके बराबर आपका ये, तो 5 8 7 बराबर कितना 8। तो यहाँ पे जो आप 7 8 देख रहे हैं, ये और ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका बाह्य एकांतर कोण है। तो यहाँ तक आप सब, आपको जो है वो सारी जानकारी आपको प्राप्ति हो गया होगा। एक कंसेप्ट और है आपको समांतर रेखाओं से रिलेटेड, इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि समांतर रेखा को जब एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो इसके जो अंतः कोण का योग होता है, गौर करिए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये आपको 1 + 2 बराबर होता है 180 डिग्री, और 3 + 4, 3 + 4 जो होता है वो भी होता है 180 डिग्री। मतलब एकांतर कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इस चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो है वो क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों को करना है अब। तो इसके अंतर्गत थोड़ा समझिएगा पहले कि अगर जो ए बी जो है वो समानांतर CD है और अगर EF समानांतर है, मतलब ये तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे को समानांतर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि AC, ये जो आप देख रहे होंगे इसके पार्ट, ये पार्ट और बट्टा EC, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है, बराबर BD, अब बट्टा क्या होगा DF बराबर 2/1 के बराबर होगा, 2/1 के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर, यानी कहने का मतलब ये और ये एक दूसरे को 2/1 रेशियो में जो है वो कट करेगा। अगला पार्ट ये दिमाग में रखिएगा कि CE देखिए कहाँ पे है, CE ये मैं कह रहा हूँ, अब बट्टा AE, तो AE आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये, तो CE बट्टा AE बराबर हो सकता है DF बट्टा आपको BF, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लिख सकते हैं, जब कभी भी जरूरत पड़ेगा उस कंडीशन में आप इसका यूज करिएगा। तो चलिए, कोई एक कोण है जो पूरा कोण मान लीजिए B है, ठीक है, कोण क्या है B है और इनसे ये क्या है 5 गुना है, तो 5 से हमने गुना कर दिया, क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, तो ये आपको कह रहा है कि कोण बराबर क्या होगा, इस चीज को आप बताओ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि A + B बराबर, जब ये पूरा कोण की चर्चा हुआ, A + B बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक जगह पर 5B रख दें, 5B + B बराबर 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6B बराबर 90, तो 15 6 90, 15 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वो कोण चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कोण कितना हो जाएगा, A बराबर 5B, तो 5 × 15, 15 × 5 75 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री। बात को समझ गए होंगे, फिर से समझिए बात को। कह रहा कि यदि कोई कोण इसके पूरा कोण से 5 गुना है, कोई एक कोण है A है,
जो पूरक कोण मान लेते हैं बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है, तो बी से ये क्या है 5 गुना है, तो 5 से हम इसमें ना गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। अब हमें जानकारी प्राप्ति है कि पूरक कोण क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग कितना हो, क्या हो, 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होगा। इसलिए मैंने कहा था कि थ्योरम को बढ़िया से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन डिपेंड ऑन योर थ्योरम, जितना थ्योरम मैंने बताया है उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। यदि दो पूरक कोण है, अब ध्यान दीजिए पूरक कोण, दो पूरक कोण दिया हुआ है, तो भाई साहब अभी हमने आपको बताया था कि दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री, पूरक बोल रहा है। अब जो दोनों को जोड़ देंगे आप तो 16 7 6 13 23 हो गया, 23 y और जोड़ेंगे, ये आप जोड़ रहे हो तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1 हो गया, अब 5 और बन जाएगा एक समपूरक कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक समपूरक कोण बन जाएगा, ठीक है, दो पूरक कोण बराबर समपूरक कोण ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 23y बराबर 180 माइनस 111 डिग्री, तो 111 डिग्री जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 9 20 और 60 आपका हो गया 69। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम निकालेंगे तो 69/23, 23 दिया 69, 3 बच गया, तो 3 हुआ, हमको 19 चाहिए, तो 19y बराबर हो जाएगा 19 गुने 3 बराबर कितना 57 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे है बी, ये है सी, ये है डी और ये है आपका एफ और ये है आपका ई, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कोण है सारा, इसमें कहने की जरूरत तो है नहीं, ये तो आप लोग समझते हो। इनका कोण, इन आकृति का जो है वो वैल्यू आपको निकालना होगा कि कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा समझिए, आपसे पूछा गया कि a प्लस बी प्लस, कंफ्यूज मत होना, c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू कितना होगा, और बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पूछा, आप थोड़ा सिंपल सी हुई है, सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो। यू कैन थिंक अबाउट द थ्योरम ऑफ द सम ऑफ ट्रेंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रेंगल का कितना होता है इज 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है, तो ए बी सी का जो मान होगा वो 180 होगा और डी ई एफ का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा, तो इसमें कहने की क्या जरूरत है, 360 डिग्री में मान के आ जाइएगा, सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मिनटों के लिए आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देख लिए कितने लॉलीपॉप हैं। एक आपको डी ई रेखा ऐसे है, डी और ई है, क्लियर, और उसके बाद एक यहाँ से है आपका सी, क्लियर, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5x, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2x, यहाँ पे आपका दिया है 85 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे दिया है y और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 125 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस आकृति में आपको बताना है कि 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा। ये भी एक रेखा है जिसमें आपको 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा वैल्यू, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं, ध्यानपूर्वक सोच करके बनाइए। ध्यान दीजिए, एक चीज आप याद रखिएगा, आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये देखिए एक ही ओर के जो कोण बने रहेंगे, ये देखिए एक सरल रेखा पर एक ही ओर के जो कोण बने होते हैं उसका मान 180 डिग्री होता है। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का इनका योग कितना होगा भाई साहब, 180 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वही चीज फॉर्मेट लगेगा, इस साइड वाले को पहले लीजिए, 5x प्लस कितना 5x प्लस 125 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। आप लोगों को एक बार अगर समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देख करके समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, इसीलिए हमें बहुत लंबा वीडियो और जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ। अब देखिए 5x को अगर हम वैल्यू निकालना है तो प्लस है तो इधर आएंगे तो क्या होगा -125, घटाएंगे तो कितना होगा 30 55, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 55 डिग्री। x बराबर 5 नीचे आएगा 5 11
मतलब यहाँ पे हो गया आपको x का वैल्यू हो गया 11 डिग्री। क्लियर हो गया, x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें y का मान निकल जाए तो फटाक से कर देते। तो y का निकालने के लिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू रखना होगा 2 × 11 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 22 डिग्री। क्लियर। अब सोचिए यहाँ पे है 85, यहाँ पे है 22, यहाँ पे है y। अभी हमने ये थ्योरम लगाया, ये और ये तीनों कोण का योगफल कितना होगा 180। तो 22 और 85 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 87 और 20, आपको 87 और प्लस आपका 20 कर देना है, 7 8 2 10, 107 हो गया। 107 किसमें से घटाएंगे भाई साहब, 100 y का वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 107 घटा दीजिए, ये 3 हो गया, या आपको 9 हो गया, तो 93 हो गया। यानी 2 × x का वैल्यू 13 हुआ प्लस 3 × y का वैल्यू लेकिन 93 हो गया। यहाँ पे दोनों को आप जोड़ करके मान लीजिएगा तो 2 11 दूना 22 होगा प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, जितना होगा उतना ही आंसर होगा। 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। 180 में से आप 107 घटाइएगा तो कितना होगा 9, 108 107। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 गया 3, अब बचा कितना आपका यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 से 200 जितना होगा उतना जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, फिलहाल समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, आर है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको कह रहा है, जो दिया है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। पी क्यू बराबर यहाँ पे पी एस है, पी क्यू बराबर क्या है पी एस, बराबर जो है वो है एस आर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कोण क्यू पी एस बराबर है 40 डिग्री। हमको निकालना क्या है भाई, क्यू पी आर का मान कितना होगा, ये आपको बताना है कि कितना वैल्यू होगा। तो हमको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पी क्यू बराबर क्या है भाई पी एस, ये दोनों बराबर हैं, और एस आर ये भी बराबर है। ठीक है, हमको निकालना क्यू पी एस, तो क्यू पी एस ये वैल्यू कितना है 40 डिग्री। एक चीज थ्योरम आप पहले समझ लो कि अगर एक त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज में अगर ये कोण दोनों बराबर है तो कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। इस बात को पहले समझ लो। अगर दोनों भुजा बराबर है तो इसके कोण के ये और ये कोण भी बराबर होगा। ये दोनों बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये आप समझ गए तो यहाँ पे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस भुजा के सामने में ये कोण है और इस भुजा के सामने में ये कोण है, तो इन दोनों का योग, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। तो अगर ये तीनों का योग होगा आपको 180 डिग्री, तो ये x हो गया, ये भी मान लीजिए x है, तो 2x प्लस कितना 40, तो 2x प्लस आपका हो गया 40 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 140/2, तो कितना 70। ये कितना हो जाएगा भाई साहब 70, ये भी कितना होगा 70। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपको क्यू पी आर, क्यू पी और आर, मतलब ये पूरा निकालना है। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन इसका वैल्यू निकालना है। तो अब एक चीज आप थोड़ा सोचो। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा बराबर, लेकिन एक चीज देखिए, ये जो है वो एक सरल रेखा है, क्यू आर एक सरल रेखा है, तो इस पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे 70 तो यहाँ पे 110 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो, ये अगर यहाँ पर x था, मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने y मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये कोण और इसके बराबर ये दोनों बराबर, तो 2y बराबर प्लस 110 डिग्री बराबर 180 होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो 2y बराबर कितना होगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 180 डिग्री माइनस 110, तो माइनस करेंगे 70 डिग्री हो गया बट्टा 2 हो गया। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा भाई साहब 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y डिग्री की जगह वही हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो 40 प्लस 35 दोनों को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, किसी भी चीज देखो, एक जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक भुजा है ना, भुजा, और ये एक भुजा, ये भी क्या है एक भुजा, और ये भी क्या है भुजा, और ये दोनों जहाँ पे मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे शीट, क्या कहेंगे शीट, ध्यान रहेगा, याद रखोगे, क्या कहते हैं इसको शीट। तो ये भाई साहब जहाँ पे दो भुजाएं आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं,
उस पॉइंट का नाम है शीर्ष। क्या नाम है? शीर्ष। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब आ जाओ भुजा। भुजा तो समझ में आ गया। अब आ जाओ कोण। अब कोण हम कैसे पढ़ते हैं उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। BAC, ठीक है। तो अगर जहां पे कोण बनेगा, जहां पे झुकाव होगा कोण का, ठीक है, जहां पे दो भुजाओं के झुकाव होगा थोड़ा भी, तो उस जगह को, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्र, कोण। अगर कहीं पर लिखा है BAC, इसका तात्पर्य क्या है? किस कोण की चर्चा की गई? एक जो बीच में होगा कोण, वो उसी का चर्चा किया जा रहा है। अगर तुमको दे दिया जाए कि BAC बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? किसी त्रिभुज में तुम्हें कहा जाए, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है, जो किसी भी त्रिभुज में अगर कहा जाए कि BAC बराबर 90 डिग्री, तो इसका तात्पर्य क्या है कि कोण जो B है ना, वो 90 डिग्री, ए कौन सा कोण? ए। यहाँ पे एक कोण है, मान लो ये 90 डिग्री का है, बाकी दो कोण जितना हो, लेकिन एक कोण ये कितना है? 90 डिग्री का। इन सब के बारे में हम लोगों को सबसे पहले तुम्हें जो है वो जानकारी रहना चाहिए। अब हमें एक पॉइंट और याद रखने की आवश्यकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के तीनों को, चारों कोणों का योग अगर पूछा जाए तो हमेशा कितना होगा आपका? 360 डिग्री। तो इन सब के कोण, अंतः कोण, किसी भी भुज का अगर अंतः कोण निकालने के लिए कहा जाए तो इनके बारे में, इनका फॉर्मूला जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर त्रिभुज का कहा जाए कि कुल योग, अंतः कोण का कुल योग अगर कहा जाए कि कितना होगा, तो तुम कहोगे ये कितना होगा भाई? 180 डिग्री। कैसे? इस फॉर्मूला पर रख दो। हमने चर्चा किया त्रिभुज का, तो त्रिभुज का हमने फॉर्मूला यहाँ पे 3 - 2 इंटू कितना लिखेंगे? 180। 3 में से 1 गया, 1 गुने 180, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? अगर चतुर्भुज की चर्चा है, चार भुजा की, मतलब चतुर्भुज की चर्चा है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, तो तुम कहोगे कि 4, n के जगह पर हम कितना रखेंगे? 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 4 में से 2 गया 2, 180। इन दोनों को हम गुना करेंगे 360 डिग्री। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे n के जगह पर रख देंगे 5, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3, 3 को 18 से गुना कर देंगे, 18 दिया 54, 540 डिग्री। अगर 6 कहेगा n के जगह पे तुम 6 रख दोगे। ये नॉर्मल सा, ये सारे चीज़ों के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज से रिलेटेड हमें छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, परिचय है उसके, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 भुजा होते हैं, और तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। ध्यान रखना इस बात को। चलो अब हम थोड़ा एक दो जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो तुम्हें मेंसुरेशन में काम आएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी जो है वो आधार है और एच जो है वो हाइट है। कितने बार यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किसी त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर और उसके जो शीर्षलम है वो 5 सेंटीमीटर, तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम कर लेंगे 1/2 इंटू 12 और इंटू 5, तो 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की चर्चा आ जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए हमने ए लिखा। विषमबाहु त्रिभुज की अगर चर्चा हो जाए, यहाँ पे तुम सबसे पहले a प्लस एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 निकाल लोगे। मतलब इसका नाम है अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का आधा करोगे। इसीलिए हमने a प्लस, अगर मान लो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया, विषमबाहु त्रिभुज दिया है, इसका 13, इसका मान लो 18 दे दिया, कुछ भी दे दिया है,
अगर मान लो कि 14 हमने ले लिया, तो इसका पहले आप क्या निकालोगे, इसका क्षेत्रफल तुम्हें कहेगा निकाल दिए। विषमबाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि एक भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरा 14, तीसरा 18। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर, वैसे कोई दो भुजा या कोई मतलब सब अलग अलग, ठीक है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? तो इस तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम सेट करके निकालेंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट था, खास करके 1 फैक्ट 2 3 4 5 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ जो है वो सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट यहाँ से। अब देखो इसको साबित करके भी हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन बनाने के लिए, बनवा देने के लिए तुम लोगों को ये कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे उसको। साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में खास करके क्या पूछा जाता है, इसे साबित करें। साबित करके किसी प्रमेय दे दिया जाएगा, कोई थ्योरम दे दिया रहेगा और उसको कहा जाएगा कि इसको आप क्या करिए, प्रूव करिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, मतलब उस प्रमेय को समझ लेते हैं बढ़िया से। क्या ध्यान देना, सबसे पहले है थ्योरम है इसका, यदि किसी त्रिभुज, तो ये त्रिभुज है, क्लियर, यदि किसी त्रिभुज के समानांतर दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अनुपात में काटेगी, समान अनुपात में काटेगी। ठीक है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमें थ्योरम को एक फिगर के रूप में, ये बात जो लिखा हुआ है ना, उसको हमने क्या किया, फिगर, चित्रात्मक तरीके से तुमको मैं समझा रहा हूँ। ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, ABC, देख रहे हो कि बनाना पड़ेगा, ये ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये समझा दो। अब देखो इसमें जो बातें कहा गया उसको मैं बना रहा हूँ। थ्योरम तुम बनाते समय भी तुम यही काम करोगे, क्वेश्चन इस थ्योरम पर भी होंगे, थ्योरम से ही रिलेटेड होंगे, ध्यान रखना। लेकिन हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। एक कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना भाई, त्रिभुज ABCD रहे या ABC रहे या DEF रहे, MNO, कुछ भी हो त्रिभुज, ठीक ना। तो उस तरह के त्रिभुज में कह रहा है कि इस त्रिभुज के दो भुजाएं जो है ना, दो भुजाएं के जो मध्य बिंदु है, मतलब किसी भिन्न भिन्न बिंदु पर वो एक रेखा ऐसे समानांतर खींची जाती है, जिस रेखा का नाम मैंने रख दिया DE। इस रेखा का नाम मैंने क्या रखा, D, और कह रहा है कि ये दोनों जो है वो समानांतर है। तो ये देखिए आप कि DE समानांतर किसके है, BC, ये दिया हुआ है। जब कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में ये दिया हो कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जो एक दो भुजाओं पे मध्य बिंदु पर ये काटा गया ये भुजा, ये अगर एक दूसरे के समानांतर हो, कहने का मतलब समानांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर का मतलब ये होता है कि दो ऐसी रेखा जो आपस में कहीं पर भी जो है वो ना मिले ना कटे, उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ये DE जो है वो BC के क्या है, समानांतर है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो जब ये समानांतर होगा ना, तो ये कह रहा है कि उस स्थिति में इस दोनों रेखा को जो काट रही है, ये रेखा का अनुपात जो होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, AD बट्टा DB। जब क्या हो, जब DE समानांतर किसका हो, BC। एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर जो समांतर रेखा खींची जाएगी, वो दोनों भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। गिवन क्या है, ये और ये समानांतर। समझ में आ गया बातें? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है तो पूछो, है ना। चलो दूसरी बातें क्या है वो समझो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक उल्टा है, ठीक ना। अगर कि ये अगर एक ही भुजा, कह रहा है कि अगर ये और ये एक दूसरे के क्या हो, अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। अगर मान लो कि यहाँ पे D है, यहाँ पे F है, DE है, ठीक है,
कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये और ये अनुपात में है, AD बट्टा क्या DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, अगर ये बराबर है तो ऐसे स्थिति में ये और ये समानांतर होंगे, यानी DE समानांतर BC। यानी कहने का मतलब हमने ऊपर वाला जो कंसेप्ट पढ़ा उसी का यह उल्टा थ्योरम है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा इस थ्योरम में कि अगर तुम्हारे पास ये और ये समानांतर दिया होगा तो ऐसे स्थिति में याद रखना इतना बट्टा इतना और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। क्लियर हो गया। अगर ठीक उल्टा इसके क्या दिए होंगे कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तुम्हें यहाँ पे क्या कर देगा कि ये इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना, यही दोनों बराबर हैं, तो ऐसे स्थिति में तुम क्या करोगे, ये भुजा जो है ये इनके क्या होंगे, समांतर होंगे। ये दोनों थ्योरम को तुमको दिमाग में घुसा के रखना होगा, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन दो तरीके से क्वेश्चन फिक्स है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल हम थ्योरम करवा रहे हैं। एक पॉइंट देखिए, एक कंसेप्ट देखो, यहां से भी दिमाग में रखना। समरूपता के जो नियम है, क्या कंसेप्ट है उस चीज को समझो। समरूपता के नियम है कि अगर दो त्रिभुज में ठीक है, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो इसके लिए नियम क्या है कि इसके ये कोण, इसके ये कोण, इसके ये कोण, इसके ये कोण और इसके ये और इसके ये कोण, यानी कहने का मतलब A कोण बराबर D बराबर क्या होगा, B कोण बराबर, ध्यान देना, B बराबर कौन सा E और कोण C बराबर कौन सा, कोण F। ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला नियम समरूपता का नियम समझो। दो कंसेप्ट है इसके दो कसौटी है। पहला कसौटी है कि दो त्रिभुज के जो कोण होंगे, ठीक है, ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है, एकांतर जो भी कोण है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कंसेप्ट इसका है, एक और कंसेप्ट है, अगर ऐसा कंडीशन है दो त्रिभुज में तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। एक तो ये रूल हो गया कि अगर तुम्हें दिखे कि अगर तुम्हें पता है कि एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये तो याद रखना। तो कम से कम दुओं को तुमको बराबर दिखे, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। जब एक दो त्रिभुज में ये समरूप, अगर एकांतर कोण तुमको दिख रहा है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण आपस में तुम्हें बराबर दिखे, मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री अगर है तो ये समझ लो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। क्या है, समरूप। एक तो ये रूल्स हो गया। एक और कंडीशन है इसके, जिस कंडीशन से तुम कह सकते हो कि ये समरूप होगा। दूसरा क्या कंडीशन है, वो कंडीशन है कि इसके भुजा का अनुपात, जैसे देखो AB अनुपात D, AB बट्टा D बराबर होगा BC EF, BC बट्टा EF बराबर होगा AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। या तो ये कंडीशन दिया हो या नहीं, तो तुम्हारे पास अगर ये कंडीशन दिया हो, ये कंडीशन क्या है कि AB बट्टा D और AC बट्टा DF और BC बट्टा DF, अगर ये बराबर दिया हुआ है तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ गया बातें। ये दो कंडीशन है, जो दो कंडीशन ये साबित करता है यह समरूप त्रिभुज होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब ध्यान दो पॉइंट पर, थ्योरम पे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, अभी हमने चर्चा किया, ठीक है, अगर संगत कोण बराबर हो ABC है तो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मतलब क्या, संगत कोण मतलब समझ आ गया ना। A बराबर मान लो M हमने लिख दिया, MNO लिख दिया, तो अगर A बराबर कौन सा कोण, M, कौन सा, A बराबर M, B बराबर N, B बराबर N और C बराबर O, C बराबर O,
अगर ये बराबर है तो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन दिया है ना तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। मतलब अगर ये कंडीशन दिया है तो ये तो अपने आप हो जाएगी, अगर ये कंडीशन दिया है तो ये अपने आप हो जाएगी। यही दूसरा थ्योरम बताया, बात समझा गया ना। अगर ये थ्योरम दिया हुआ है ये कंडीशन तो समरूप है त्रिभुज, असमरूप है तो ऑलरेडी ये वाला कंडीशन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना बातें। चलो, यानी तुम अगर पढ़ने में तेज हो तो ऑलरेडी तुम्हें टॉपर बन जाओगे, अब पढ़ोगे नहीं तो तेज कैसे बनोगे। सिंपल सा है, यही रूल्स है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये दूसरा अपने आप हो जाएगा, अगर ये वाला कंडीशन कर रहा है तो ये वाला अपने आप हो जाएगा। अब वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिंपल समरूप हो जाएंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है, ये समझ में आ गया ना। ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा अपने आप, ए बी बट्टा एम एन, क्या लिखोगे, ए बी बट्टा एम एन बराबर बी सी बट्टा एन ओ बराबर कौन, ए सी बट्टा एम ओ, ए सी बट्टा एम ओ अपने आप हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन ये देखो, ठीक उल्टा इसका है। यदि दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाएं दूसरे भुजाओं के समानुपाती हो तो इसका ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दिया है तो वैसे तुम्हें दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी टाइप के एग्जामिनेशन। अभी हाल फिलहाल जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, स्टेट पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा 9-10 के लिए, इन सभी में भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि ये DE, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, DE समानांतर BC है, दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि DE समानांतर BC दिया हुआ है, गिवन है, तो आपको ये बताना है कि जो x का वैल्यू है ना उसका मान कितना होगा। ये x का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना होगा कि x का वैल्यू जो है वो कितना होगा। ये एक त्रिभुज है ABC और जिसमें DE समानांतर BC है, दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि x का वैल्यू कितना होगा यदि ये और ये एक दूसरे के समानांतर है। तो हम चले जाएंगे थ्योरम। अभी जस्ट हमने एक थ्योरम पढ़ा और जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जो तीसरे भुजा के जो समानांतर ये भुज है, ये क्या होगा, ये अगर समानांतर हो उस कंडीशन में AD बट्टा क्या होगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा क्या होगा, E। ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। यही तुमने पढ़ा है। अगर ये समानांतर है तो यही पढ़ा है ना। और अगर ये है तो क्या होगा, ये वाला थ्योरम कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन दिया है तो ये कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन दिया है तो ये कंडीशन होगा। रिपीट होगा बार बार, ध्यान रखना इस बात। तो हमें जब ये चीजें पता है हम रख देंगे। AD का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे x और बट्टा DB, तो DB का वैल्यू कितना है भाई, x माइनस 2 बराबर AE का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 बट्टा और AE का वैल्यू कितना है, x माइनस 1। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तो आराम से हम क्या कर लेंगे, ध्यान दो, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इक्वेशन में। तो हमने जब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 2 इंटू कितना, x माइनस 2, यही होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए x को जब हमने x से मल्टीप्लिकेशन किया तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, यहाँ तक कोई डॉट नहीं। अब चलो हमें इसको गुणा करना है, तो a प्लस b, a माइनस b, हम जानते हैं कि a प्लस b और इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इधर हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए ये दोनों कैंसिल, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x इक्वल टू 4। कोई दिक्कत किसी को?
तो हमने देखा कि इस थ्योरम पर कैसे क्वेश्चन बनाए गए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमें फिगर बनाने आ जाना चाहिए। अगर इफ यू कैन ड्रॉ द फिगर, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ, अगर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम ड्रॉ कर पा रहे हो ना, तो फिर तुम आसानी पूर्वक इस कंसेप्ट को समझ जाओ। मतलब जो किस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस बात को तुम आसानी पूर्वक समझ जाओ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ कर दिया था फिगर, और फिर तुमसे मैंने पूछा कि एक्स का वैल्यू क्या हो, तो तुमने इसे तो आसानी पूर्वक निकाल लिया। लेकिन जब बच्चों के सामने इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब 2, 3, 4 लाइन का दे दिया जाता है, फिर फंस जाते हैं। भाई अब हम कैसे बनाएं? उनको तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि चित्र कैसे बनाएं। सबसे बड़ी समस्या यही है ज्योमेट्री मेंसुरेशन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि फिगरें नहीं बन पाता है बच्चों से। फिगर बन गया तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले फिगर बनाना सीखो, और फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे एक एक स्टेप पर चलते रहो, और एक एक स्टेप को तुम ड्रॉ करते रहो, आसानी पूर्वक फिगर बन जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम उसे सॉल्व भी कर पाओगे। समझ गए बातें? चलो मेरे साथ ध्यान देना, खास करके यहाँ पे तुम लोग केवल जो है आंख गरा के रखो। त्रिभुज ABC एक कंसंट्रेशन बना रहना, ABC हमने लिख दिया, ABC कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं मैं। P एवं Q दो बिंदु है, P और Q, जो AB पर कौन है? P है। पहले P का चर्चा था, पहले AB का है। AB दो बिंदु जो AB तथा AC पर स्थित है। तो P किस पर है और Q किस पर है? क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर करोगे गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। AB पर कौन है? जैसे क्वेश्चन कहा वैसे मैं कर रहा हूँ। आगे कह रहा है कि AC पर कौन है? Q। तो AC पर मैं Q कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? पर स्थित है जहां PQ, तो P का Q से मिलाओगे ना, तब ना PQ बनेगा। P है तो RQ ऐसे पढ़ोगे ना पढ़ोगे, इसको मिलाना पड़ेगा। मिला दिए, समानांतर है BC, तो BC बाबू ये है ना, ये और ये दोनों समानांतर है। कोई समस्या, कोई दुखतर नहीं। तो PQ समानांतर है भाई साहब BC। यहां तक कंडीशन खत्म। आगे चलिए, और आगे दिया हुआ है AP रेशियो मतलब बट्टा, PB बराबर 2/3, ये दिया हुआ है। यहां तक जो दिया था हमने लिख दिया। अब पूछ रहा है तुमसे AQ बराबर AQ बट्टा QC बराबर व्हाट? AQ बट्टा QC, ठीक है, QC बराबर व्हाट? तो तुम जो जानते हो, तुम जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम तुम जितना जानते हो उसका यूज करना है। अब ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये थ्योरम था का कौन सा थ्योरम? तो मैंने तुम्हें बताया था एक त्रिभुज में जब तीसरे भुजा के समानांतर हो, तो उस कंडीशन में दो जो बाकी भुजा के अनुपात होंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यही बोले थे ना। तो इसका अनुपात बाबू क्या क्या बन रहा है? AP बट्टा PB बराबर हो रहा है AQ बट्टा QC, यही हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये बात, यहाँ पे लिखा कि AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC, मैंने लिख दिया। अब देखो भाई साहब, जिसका मान दिया है ना उसी से जो है वो बनेगा AP बट्टा PB बराबर कितना दिया हुआ है? 2/3 बराबर हमको निकालना है AQ बट्टा QC। तो भाई साहब बताइए, यह ना आंसर हो गया हो हुआ कि नहीं? दोनों तो बराबर होता है ना। तो जितना इसका मान उतना ही ना इसका मान होगा, इसीलिए 2/3 वाले ऑप्शन में टिक मार दें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के, इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है। इसको दोनों को तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना। सेम टाइम है, यहाँ पे x/16 34/17। अगर DE समानांतर है BC, अब यहाँ पर भी तुमको मैं कर रहा हूँ,
यहाँ पे डी ई कर रहा हूँ, तो डी ई समानांतर यहाँ पर भी बी सी है और एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब डी बी का निकल जाएगा। चलिए अब एक और नए टाइप का तुम्हारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये समझ गया यहाँ तक? त्रिभुज एबीसी और डी, पहले थ्योरम समझ लो, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा। देखो पहले बता रहा हूँ, जब दो त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज का मान मैंने नाम लिखा ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का मैंने नाम लिखा डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज हो, ध्यान देना कि समरूप त्रिभुज हो, क्या हो दोनों त्रिभुज? समरूप त्रिभुज हो। तो क्वेश्चन कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो तो इस कंडीशन में जो इसका इस त्रिभुज का एरिया या इस त्रिभुज का एरिया, मतलब त्रिभुज का नाम ए बी सी अब बट्टा जो डी ई एफ है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा इस त्रिभुज के किसी एक भुजा, ठीक है। अब जैसे देखो ए बी बट्टा डी ई इस भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर, या बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ इसके स्क्वायर के बराबर, या क्या होगा ए सी बट्टा डी एफ, जिसका तुमको जरूरत है उसका यूज कर लेना, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान रखना, ये त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज कंडीशन बता दिए ना पीछे, ठीक है। तो अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वह इन दोनों त्रिभुज के किसी एक भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। या तो ये भुजा ले लो उसके स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी बट्टा ई एफ के स्क्वायर के बराबर, या फिर ए सी बट्टा डी एफ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया? इसी थ्योरम पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो हम पहले एगो बना लिए भाई साहब ए बी सी और एक त्रिभुज बना लिए कौन सा? डी ई एफ, जो कहा हमने कर दिया, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि समरूप है, ये दोनों क्या है? समरूप है भाई साहब, समरूप है, क्लियर। समरूप का ये चिन्ह होता है और सर्वांग का चिन्ह अगर कहा जाए तो ऐसे करोगे, ठीक है, ये होता है। तो समरूप है जिसमें ए बी सी 36 सेंटीमीटर, ए बी सी ये कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ई एफ जो है वो 49 है, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमसे कह रहा है कि दोनों भुजाओं के अनुपात, मतलब किसी दो भुजा ले लो और इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा ये तुम बताओ। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो सीधे क्या करना, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात कर लेना और कुनो एगो भुजा ले लेना। मतलब जैसे ए बी बट्टा मैंने क्या लिया? डी ई ले लिया, सब तो बराबर होगा, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा 49 है, तो स्क्वायर इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट, मतलब ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या होगा? रूट अंडर 36 बट्टा 49, 36 का 6 बट्टा 7, 6 अनुपात 7, मतलब सब का इतना बट्टा इतना करोगे वो भी 6 बट्टा 7, इतना बट्टा इतना करोगे वो भी 6 बट्टा 7, इतना बट्टा इतना करता वो भी 6 बट्टा 7 होता। ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन।